हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के एग्ज़ाम बहुत ही पास हो गया है। तो हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि नेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो 13 तारीख को है, उसके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के ही PYQ हैं। तो आइए देखते हैं। वर्गात्मक और विवरणात्मक नातेदारी परिभाषिक शब्दावलियों की अवधारणा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर है मॉर्गन हो जाएगा। अगला, अलगावीकृत नाभिकीय परिवार नातेदारी संबंधों की बृहद व्यवस्था का एक भाग नहीं बनता है। यह है संरचनात्मक रूप से अलगावीकृत, प्रकार्यात्मक रूप से अलगावीकृत या संवेगात्मक रूप से अलगावीकृत। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संरचनात्मक रूप से अलगावीकृत। कि अलगावीकृत नाभिकीय परिवार नातेदारी संबंधों की बृहद व्यवस्था का एक भाग नहीं बनता। तो यह नातेदारी मतलब संयुक्त परिवार से विघटन होता है उसका। अगला है, मॉर्डॉक ने के अनुसार संबंधी द्वितीयक संबंधी कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉर्डॉक के अनुसार द्वितीयक संबंधी 33 प्रकार के होते हैं। उन्होंने प्राथमिक संबंधियों को 8, द्वितीयक को 33 और तृतीयक संबंधियों के 151 संबंधी के रूप में बताया है। अगला, हिंदू समाज में प्रशस्त विवाह या मान्य विवाह निम्नलिखित में से कौन कौन है? ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह हिंदू विवाह में मान्य विवाह हैं, जबकि गंधर्व और असुर विवाह अमान्य विवाह हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो हिंदी मनु ने 8 प्रकार के विवाहों की बात की है, जिसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह मान्य विवाह कहलाते हैं, जबकि असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह एवं पिशाच विवाह को अमान्य विवाह के रूप में देखा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पंथ का उदाहरण नहीं है? कैल्विनवाद एक पंथ है, कैथोलिकवाद एक पंथ है, कबीर एक पंथ है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा बौद्ध। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाए, बौद्ध एक धर्म है, न कि पंथ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, धर्म में आध्यात्मिक वास्तविकताओं को मान्यता देने के प्रति सजग रहता है। धर्म की धारणा के अंतर्गत हिंदू उन अनुष्ठानिक गतिविधियों को ले आता है जो मानवीय जीवन को गढ़ती और बनाए रखती हैं। धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक व्यवस्था का रूप निर्धारित करता है। किसका कथन है? राधाकृष्णन का। नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, जिनमें एक कथन है और दूसरा कारण है। तो आइए देखते। कथन है, धर्म और जादू दो अलग संस्थाएं हैं, और कारण दिया है, लेकिन दोनों में अनेक विशेषताएं समान होती हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सही है। ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या। ए आर दोनों सही, सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कि दोनों कथन सही है, कि धर्म जादू दो अलग संस्थाएं हैं, लेकिन दोनों में कुछ हद तक कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाती हैं। दोनों अलौकिक शक्तियों में विश्वास करती हैं। एक समानता तो ये हो गया हमारा, और भी अन्य कई समानताएं पाई जाती हैं। अगला, टैबू क्या है? पॉलिनेशियन विश्वास, एक निषेध, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा पहना हुआ अनुष्ठानिक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक निषेध। टैबू हमारा धर्म के अंतर्गत आने वाले निषेध को टैबू कहते हैं। अगला, प्रत्येक धर्म के लोगों को व्यवहार नकारात्मक पक्ष को प्रभावित करने की दृष्टि से कुछ निषेध बताए गए हैं। ऐसा निषेध का पालन न करने पर दंड आदि की व्यवस्था होती है। दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार होता है आत्मवाद। आत्मवाद हमारा टाइलर से संबंधित है, जादू फ्रेजर से संबंधित है, टोटमवाद हमारा दुर्खीम से संबंधित है, और प्रकृतिवाद मैक्स मूलर से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। दुर्खीम ने एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में ऑस्ट्रेलिया की अरंटा जनजाति का अध्ययन करके टोटमवाद की व्याख्या की है, जबकि प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर और आत्मवाद का सिद्धांत टाइलर से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? एक समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है, किसी राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत प्राप्त करने हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है, एक समूह जो नीति निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक समूह जो नीति निर्णयों को नियंत्रित या प्रभावित करता है, उसे दबाव समूह कहेंगे। दबाव समूह हित समूह होता है, जो वाह्य प्रलोभन द्वारा अपने सदस्यों के हितों के उन्नत करना चाहता है। एक दबाव समूह आर्थिक हितों व्यक्तियों का एक संघ है, जो विधा प्रशासन और न्यायिक निर्णयों के बारे में सरकार के कार्यों को प्रभावित करता है, जैसे व्यापार संघ, श्रमिक संघ, अनुसूचित जाति संघ आदि। अगला, कुलीन सबके लिए लड़ता है, पुजारी सबके लिए प्रार्थना करता है, दास सभी के लिए अर्जन करता है। यह कहावत निम्न से किससे संबंधित है? तो यह कहावत हमारा संबंध जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था या स्टेटस व्यवस्था
से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक अभिजन की अध्ययन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी, सॉरी ए एक और दो, सिमिल्स एंड सच्चिदानंद। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। राइट सिमिल और सच्चिदानंद ने राजनीतिक अभिजन वर्ग का अध्ययन किया है। अगला, शक्ति एवं सत्ता के मध्य बांधने वाले सूत्र को कौन सा है? तो शक्ति एवं सत्ता को एक मध्य बांधने वाला सूत्र हमारा नौकरशाही होता है। वैधता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें राजनीतिक व्यवस्था एवं समान लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि सत्ता को धारण करने वाले की सत्ता के साथ प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों एवं क्रिया विधियों पर आधारित है। वैधता स्रोत भय प्रलोभन आधार की प्राप्ति की गई सहमति वर्ण या उनके विश्वास के मूल्यों पर आधारित ऐच्छिक स्वीकृति होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मिजोरम में। मिजोरम में अनुसूचित जाति न पाई जाती हैं, जबकि वहाँ पे अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता लगभग 94.5% है। अगला, भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का आरंभ हुआ 1975, 1980, 1983 या 1987। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा 1975 में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना की आरंभ की गई। इसके अलावा अन्य फैक्ट, 1987 में वेश्यावृत्ति उन्मूलन आधारित अधिनियम पारित हुआ, 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुई तथा 1980 में NERP की शुरुआत हो गई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की। अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए संबंध है? 103, 104, 105 या 107। तो इसका राइट आंसर 104वें संशोधन में निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की व्याख्या की गई है कि इस निजी संस्थाओं में भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाए। तो यह कौन सा संशोधन था? 104वां। द्वितीयक पिछड़ा आयोग वर्ग की नियुक्ति हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1979 में द्वितीयक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हो गई, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल जी थे, जो अपना प्रतिवेदन 1980 में सरकार को प्रस्तुत किया और अगस्त 1990 में इस प्रतिवेदन के आधार पर सरकारी नौकरियों में 27% पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की गई और प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई थी। अगला, निम्न में से कौन सा सामाजिक विधान का उदाहरण नहीं है? अस्पृश्यता, अनैतिक दबाव, दहेज निरोधक अधिनियम। तो इसका तीनों सामाजिक विधान से संबंधित है, जबकि यह सामाजिक विधान से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम हमारा 1955 में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए जून 1955 में सारे देश में लागू किया गया। अधिनियम धारा हमारा 17 के अस्पृश्यताओं के सभी नियोग्यताओं को समाप्त कर दिया गया और 1976 के अधिनियम संशोधन में आम नागरिक अधिकार 1961 बना दिया। पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान प्रदत्त मानदंडों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? प्रदत्त, अर्जित न कि प्रदत्त। तो यह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का क्राइटेरिया है। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, प्रजाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोक लगाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 15 में समता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जबकि अनुच्छेद 17 हमारा अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों का आरक्षण है। और जबकि अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किसी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया। अगला, जो अपने लक्ष्यों को वैध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते और निराश हो जाते हैं, वे
संवेदक मादक पदार्थों एवं मध्य का उपयोग करने लगते हैं। मर्टन ने इसे कहा है, मर्टन इसे कहते हैं पलायनवादिता। पलायनवादिता या प्रत्यावर्तन लोक समाज के स्वीकृत उद्देश्यों और साधनों के प्रति उदासीन हो जाना ही पलायनवादिता कहते हैं। न तो वो समाज के अंग होते हैं और न उनके में रुचि दिखाते हैं, जैसे शराबी, भिखारी, पागल आदि। उनसे किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयस्कों का अपराध, बाल अपराध, आदर्शहीनता, प्रतिमान विचलन, धार्मिक उन्माद, से हमारा सांप्रदायिकता और मादक पदार्थों का नियमित प्रयोग से हमारा संबंधित हो जाएगा नशाखोरी। तो राइट आंसर हमारा बी है। आदर्शहीनता का प्रतिमान विचलन, धार्मिक उन्माद का सांप्रदायिकता, अवयस्कों का अपराध, बाल अपराध और मादक पदार्थों का नियमित नशाखोरी के अंतर्गत आएगा। अगला कथन दिया है, मर्टन ने विचलन का एक समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कारण है क्योंकि उसने विचलन की व्याख्या व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर की है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला का कथन दिया हमारा, विचलन में कोई समाज पूर्णतः मुक्त नहीं होता। कारण है हमारा, समाज में विचलन एवं अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है कि विचलन से में कोई भी समाज पूर्णतः मुक्त नहीं, अर्थात सभी समाजों में विचलन पाई जाती है, क्योंकि समाज में विचलन एवं अनुरूपता एक साथ साथ सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। अर्थात विचलन एवं अनुरूपता एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देख सकते हैं। विचलन का प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लामर्ट ने विचलन के प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में वर्गीकरण किया है। अगला, निम्नलिखित में से लक्षणों में से कौन अनामी आदर्श शून्यता की विशेषता है? निंदनीय भाषा का प्रयोग, नैतिक शून्यता की स्थिति, भय की दशा या सामाजिक सुधार के लिए संगठित प्रयास। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नैतिक शून्यता की स्थिति अनामी या आदर्श शून्यता की विशेषता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि आदर्श शून्यता एनामी का प्राथमिक आधार सांस्कृतिक लक्ष्यों संस्थानिक साधनों में संघर्ष है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मर्टन कहते हैं आदर्श शून्यता का आधार या प्राथमिक आधार सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थानिक संसाधनों के बीच संघर्ष है, अर्थात विचलन से है। अगला, मर्टन कहते हैं नियमहीनता सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधनों के बीच सामंजस्य का अभाव है, अर्थात सब सदस्यों के लिए सांस्कृतिक लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्थागत साधन भी बताता है, जबकि सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधनों के कारण प्राप्त होते हैं। यह स्थिति अनुरूपता की होती है, किंतु जब इन दोनों का तालमेल अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन को नहीं अपनाता, अन्य साधन को अपनाता है, तो उससे जो समाज को स्वीकृत नहीं होता है उसे नियमहीनता कहते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसी एक ने सामाजिक परिवर्तन के स्रोत को बाह्य एवं आंतरिक रूप में वर्गीकृत किया है? शोरोकिन, टाइनवी, अकबर, चाइफिन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि संस्कृति को बाह्य एवं आंतरिक रूप में वर्गीकृत अकबर ने किया, जबकि सरोकिन ने संस्कृति को चेतनात्मक, भावात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों का उल्लेख किया है और उन्होंने सीमाओं के सिद्धांत अर्थात पेंडुलम का सिद्धांत सरोकिन ने दिया है और टाइनवी ने सामाजिक परिवर्तन के चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। अगला, कथन दिया है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन के अंदर घटित होता है। कारण है सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या। डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से नहीं है जो सामाजिक संगठन में होता है, अर्थात समाज की संरचना एवं समाज के कार्यों में होने वाले परिवर्तन से भी होता है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा अकबर ने प्रतिपादित की। जब भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों के बीच परिवर्तन के बीच अंतर होता है उसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। अगला, अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित कथनों में किसने सामाजिक परिवर्तन के विचारों की भूमिका को महत्व दिया है? तो सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्व किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मैक्स वेबर ने
सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्वता प्रदान किया है। मैक्स वेबर ने कहा सामाजिक परिवर्तन में विचारों के साथ साथ धर्म भी आवश्यक मानते हैं, जबकि मार्क्स केवल प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक को सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मानते थे। और टाइनबी ने चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया। पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। पी ए सरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है, चेतनात्मक, विचारात्मक, आदर्शात्मक, अनुकूलनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चेतनात्मक, आदर्शात्मक और विचारात्मक। 1 2 3। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सोरोकिन अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया। उनका मत था से सामाजिक परिवर्तन उतार एवं चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम के भांति ही एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता है। उन्होंने प्रमुख 2 संस्कृतियां भावात्मक एवं चेतनात्मक संस्कृति का उल्लेख किया है। प्रत्येक समाज में 2 ध्रुवों से घूमता है। एक की स्थिति दूसरे के स्थिति के जाने के दौरान जब दोनों मध्य में मिलती हैं तो उसे उन्होंने आदर्शात्मक संस्कृति की संज्ञा दिया है, अर्थात चेतनात्मक एवं भावात्मक संस्कृति के मिश्रण को ही आदर्शात्मक संस्कृति की संज्ञा दी है। अगला, मैक्स वेबर की भांति व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने वाला विद्वान निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अल्फ्रेड शुट्ज व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात करते हैं हम। वरस्टेन क्या है? व्याख्या, विश्लेषण, समझ, विस्तरण। तो वरस्टेन एक समझ की विधि है। वेबर ने कहते हैं कि समाजशास्त्र अपने अंतिम अर्थ में ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक समाज को विकसित करता है, जिसके माध्यम से क्रियाओं के बीच जो कार्य कारण विश्लेषण होता है उसे रखा जाता है और सामाजिक क्रिया की अवधारणा के साथ निर्वचनात्मक समझ को प्रस्तुत किया है, जिसे इन्होंने जर्मन शब्दावली में वरस्टेन कहा है। अगला, विचलन के अध्ययन में सामाजिक श्रोता का महत्वपूर्ण है, न कि व्यक्ति विशेष सिद्धांत को इंगित करें जिसने यह तर्क दिया है। अर्थात किसने यह तर्क दिया कि विचलन के अध्ययन में सामाजिक श्रोता महत्वपूर्ण है, न कि व्यक्ति विशेष। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नामकरण के सिद्धांत में ऐसा कि विचलन के सिद्धांत में सामाजिक श्रोता महत्वपूर्ण होता है, न कि व्यक्ति विशेष सिद्धांत। यह तर्क हमारा नामकरण से संबंधित है। मर्टन के परिवार, पड़ोस तथा मित्रमंडली किस प्रकार के सहयोग पाया जाता है? तो परिवार, पड़ोस एवं मित्रमंडली में प्राथमिक सहयोग पाया जाता है। अगला, मित्रवत, द्वितीय, प्राथमिक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राथमिक समूह। अन्य, ग्रीन ने प्राथमिक समूह का उल्लेख करते हुए इस प्रकार का सहयोग सामान्यतः प्राथमिक समूहों में पाया जाता है जो घनिष्ठ व आमने सामने के संबंध होते हैं। इसे व्यक्ति समूह के स्वार्थ में कोई अंतर नहीं रहता। व्यक्ति समूह के हित में कल्याण को अपना हित कल्याण समझता है। यह प्राथमिक समूह में होता है। परिवार, पड़ोस, मित्रमंडली, छोटे आदमी आदि समुदायों में इस प्रकार का सहयोग पाया जाता है, जबकि द्वितीयक सहयोग नगरीय जीवन की विशेषता है। अगला, मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का वर्णन किया है। आंशिक एवं पूर्ण रूप, व्यक्तिगत एवं सामूहिक, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मैकाइवर और पेज ने संघर्ष के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष के रूप में विभाजित किया है। मैकाइवर और पेज ने प्रत्यक्ष संघर्ष होता है जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, समूह या समूह के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष होता है, जबकि अप्रत्यक्ष संबंध 2 दलों या पार्टियों के बीच होने वाले संघर्ष को अप्रत्यक्ष करते हैं, जो किसी के लक्ष्य में पूर्ति में बाधा तो डालते हैं लेकिन आमने सामने से नहीं। जैसे अमेरिका का शीत युद्ध, अमेरिका और रूस के बीच। बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? लेविस कोजन, मैक्स वेबर, डेहरनडॉर्फ और जी सी मिल। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की बात हमारा लेविस कोजन करते हैं। अगला, कथन दिया है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा लोगों में के प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चयन करें। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक होती है और प्रतिस्पर्धा में उत्पादों की गुणवत्ता का बढ़ावा मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने निर्गमित वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धात्मक भावना में भेद किया है? कार्ल मार्क्स, कुले, मैकाइवर एवं डब्ल्यू.जी. समनर। तो निर्गमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना की बात हमारा मैकाइवर एवं पेज करते हैं। अगला, किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में युग्म प्रत्ययों जैसे
प्रदत्त एवं अर्जित वैयक्तिक एवं सार्वभौमिक के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो इसका राइट आंसर डी टालगट पार्सन हो जाएगा। पार्सन ने सामाजिक परिवर्तन के 4 प्रमुख रूपों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझा जा सकता है। एक सार्वभौमिक अर्जित विशिष्ट निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान और विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान की बात पार्सन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? एक श्रमिक का एक फैक्ट्री छोड़कर दूसरी में कार्य करना, एक श्रमिक का कस्बे से कस्बे में आकर श्रमिक के रूप में कार्य करना, गांव से कस्बे में आकर। अगला, एक भूमिहीन श्रमिक को कुछ जमीन मिल जाए तो वह जमीन पर कार्य करता है, या एक भूमिहीन श्रमिक को एक किसान के यहाँ छोड़कर कार्य करना होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक भूमिहीन कृषक को जब जमीन मिल जाती है तो उसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वह दूसरे के यहाँ मजदूरी को छोड़कर अपना स्वयं का कार्य करता है। अगला, लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया है परंतु भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कृषि के साधनों में परिवर्तन हुआ है लेकिन भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यह उदाहरण है। यह उदाहरण सांस्कृतिक विलंबना के, अर्थात भौतिक संस्कृति कृषि साधन में परिवर्तन हो गया है, विकास हो गया, लेकिन मनुष्य की मानसिकता में कोई विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे भूमि का स्वामित्व आज भी उसी की तरह बर्ताव कर रहा है जैसा कि पहले करता था। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैक। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से कौन सा अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोजर और रोजनबर्ग संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित है, जबकि सदरलैंड एंड क्रेसी, इलियट एंड मेरिल, ब्रांस और टीटर हमारा अपराध से संबंधित है, और कोजर एंड रोजनबर्ग संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इलियट और मेरिल ने कहा कि अपराध ऐसे समाजों में के विरोध के व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जिसके लिए दंड का निर्धारण होता है। सदरलैंड ने अपराध को निम्न वर्ग अपराधी और श्वेतवसन अपराधी के रूप में विभाजित किया है। अगला, निम्नलिखित में से किसने अपराधी की उपसंस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया है? कोहलार्ड ओहलिन, अल्बर्ट कोहेन, वाल्टर मिल या डेविड मार्जा? तो अपराधी की उपसंस्कृति का सिद्धांत अल्बर्ट कोहेन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का कारण है? इसका राइट आंसर तीव्र सामाजिक परिवर्तन ए भी है, सामाजिक संकट ए भी है, अर्थात ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी होगा, ए और बी दोनों। टाइपिंग मिस्टेक है। सामाजिक विघटन के कारण निरंतर होने वाले परिवर्तन से जो पहले से ही विद्यमान परिस्थितियों अथवा शक्तियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। सामाजिक विघटन केवल एक असंतुलित दशा नहीं बल्कि यह मुख्यतः एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अपराध का प्रारूपवादी संप्रदाय, लम्ब्रोसो सही है। अपराध के भौगोलिक संप्रदाय, तो अपराध से मार्क्स संबंधित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाए। जबकि अपराध के शास्त्रीय संप्रदाय या सिद्धांत से बेंथम, अपराध के समाजशास्त्री सिद्धांत से सदरलैंड संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भौगोलिक सिद्धांत के प्रतिपादक क्वेटलेट और गैरी हैं। अपराध के इस सिद्धांत के अनुसार अपराध के कारण जलवायु अर्थात होता है। क्वेटलेट ने थर्मेकी लॉ बनाया जिसने उन्होंने बताया कि गर्मियों में अत्यधिक दक्षिणी प्रदेशों में गर्म मौसम में अत्यधिक अपराध होते हैं, जबकि संपत्ति के विरुद्ध अपराध उत्तरी प्रदेशों अर्थात ठंडे मौसम में संपत्ति के विरुद्ध अपराध होता है और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध गर्मियों में होता है। सर्वोदय में 1950 योजना को तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ईवी स्वामी नैयर ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनके अलावा ज्योतिबा फूले भी ब्राह्मण विरोधी आंदोलन से संबंधित हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने किया है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे क्विज होता है। धन्यवाद।